गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वायरस है, विषाणु जिसे कहते हैं, उससे संबंधित चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही छोटा है, वैसे भी वायरस बहुत छोटा ही होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है वायरस। लेकिन वायरस की वजह से आजकल जैसे कि कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस की वजह से कितनी महामारी फैल रही है ये आप सब जानते हैं। तो जो वायरस है उस वायरस से संबंधित अपन चर्चा करने वाले हैं कि वायरस का क्या स्ट्रक्चर रहता है, वायरस के संगठन कैसा होता है, वायरस डीएनए होता है, आरएनए वायरस होता है, वायरस सजीव है या निर्जीव है, इससे संबंधित अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं वायरस से संबंधित बातें। वायरस को ही बोलते हैं विषाणु। वायरस विषाणु, बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं और वायरस को विषाणु कहते हैं, और जो फंजाई होते हैं कवक कहते हैं उन्हें। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम वायरस का अध्ययन करते हैं, उस वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। किस में अध्ययन करेंगे? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के अंदर वायरस का अध्ययन किया जाता है। और ये जो वायरस है ये लैटिन भाषा का शब्द है। वायरस कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और इस शब्द का अर्थ होता है जहर। जहर कहते हैं, या इसी को वीनोम कहते हैं, या इसी को सीक्रेशन कहते हैं, या पॉइजन कहते हैं। तो विनोम कहें, जहर कहें या पॉइजन कहें, एक ही बात है। तो लैटिन भाषा का शब्द है ये विनोम या वायरस। वायरस की खोज की बात की जाए तो वायरस के बारे में सबसे पहले खोज करने वाले थे इवानोव्स्की। खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। इवानोव्स्की ने जो वायरस खोजा था वो पहला वायरस था टीएमबी वायरस। कौन सा वायरस था? टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसकी वजह से तंबाकू के अंदर मोज़ेक रोग होता था। तंबाकू में कौन सा रोग उत्पन्न करता था? ये मोज़ेक। तो तंबाकू में जो मोज़ेक रोग है उसका कारण था टीएमबी वायरस। तंबाकू में मोज़ेक रोग टीएमबी वायरस की वजह से होता है। और ये टीएमबी वायरस सर्वप्रथम खोजा गया वायरस था। सर्वप्रथम खोजा गया वायरस, खोजा गया वायरस। ध्यान रहे कि ये जो वायरस था ये टीएमबी वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, एसएसआरएनए वायरस कहते हैं। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस का उदाहरण होता है ये। वैसे भी आरएनए वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड ही होते हैं, और जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो हम जानते हैं कि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड और डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड। तो सबसे पहले कौन सा वायरस खोजा गया? टीएमबी वायरस। आगे चलकर एक साइंटिस्ट फिर आए जिनका नाम था स्टैनले मिलर। क्या नाम है? स्टैनले मिलर। स्टैनले मिलर ने सबसे पहले टीएमबी वायरस का क्रिस्टलीकरण किया था। क्रिस्टलीकरण किया और बताया। क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले करने वाले कौन हैं? स्टैनले मिलर हैं। और स्टैनले मिलर ने सबसे पहले इसका क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद ये बताया कि वायरस की जो संक्रामक अवस्था होती है, संक्रामक वायरस का जो संक्रामक पार्ट होता है, इन्फेक्शियस पार्ट होता है, ये प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। ये बात इनके द्वारा बताई गई थी, स्टैनले मिलर के द्वारा। तो संक्रामक भाग क्या है? प्रोटीन, यानी इसकी प्रोटीन की वजह से इन्फेक्शन होता है। तो टीएमबी वायरस का क्रिस्टलीकरण किसने किया था? स्टैनले मिलर ने। और स्टैनले मिलर ने क्या बताया कि वायरस का जो संक्रामक भाग है वो प्रोटीन होता है। और इस बात के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था।
इनको क्या मिला भाई, नोबेल प्राइज दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार किसको मिला, स्टैनले मिलर को। स्टैनले मिलर ने क्या किया, टीएमबी वायरस का पहली बार लैब के अंदर क्रिस्टलाइजेशन किया, उसकी रासायनिक प्रकृति को जाना और बताया कि वायरस का जो संक्रामक भाग है वो प्रोटीन होता है। जबकि वायरस की खोज करने वाले कौन हैं, इवानोवस्की हैं। वायरस सबसे पहले जो वायरस खोजा गया उसका नाम क्या है, टीएमबी वायरस। कौन सा वायरस है, टीएमबी वायरस। वायरस कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। वैसे भी हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो वैज्ञानिक नामकरण किए जाते हैं वो सारे के सारे या तो लैटिन भाषा में होते हैं या ग्रीक भाषा में होते हैं। लैटिन या ग्रीक भाषा के अंदर इनका नामकरण किया जाता है और वायरस का अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी के अंदर। वायरस जो होते हैं जब उन्हें 5 जगत प्रणाली के अंदर क्लासीफाई किया जाता है तो वायरस को एकैरियोटा में रखा जाता है। वायरस को कहाँ पर रखा जाता है, एकैरियोटा, एकैरियोट्स में रखा जाता है। एकैरियोट्स वे होते हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोशिकीय संरचना नहीं होती, क्योंकि वायरस हम जानते हैं कि ये एक कणीय रूप में पाया जाता है। इसकी कोई आकार आकृति तो होते नहीं है, इनकी कोई संरचना नहीं होती, किसी भी प्रकार का इनमें कोशिकीय संगठन नहीं होता, इनमें केंद्रक नहीं होता, कोशिका झिल्ली जैसी संरचना जो होती है उसका कोई संगठन नहीं होता, इनमें कोशिका द्रव्य जैसा कोई संगठन नहीं होता। ये सूक्ष्म कण के रूप में पाए जाते हैं, एकदम कणीय संरचना होती है, ये ऐसे कण के रूप में पाए जाते हैं। तो कणीय संरचना होती है वायरस की, तो इसका कोई कोशिकीय संगठन नहीं होता है, कोशिकीय संगठन नहीं होता है। ये कणीय होते हैं, कणीय संरचना होती है इनकी, यानी ये ग्रेन्यूल्स के समान होते हैं, एकदम ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। कोई कोशिका का संगठन नहीं होता और कोशिका संगठन नहीं होने की वजह से ये कोशिका सिद्धांत का पालन भी नहीं करते, इसीलिए ये कोशिका सिद्धांत का क्या है, अपवाद हैं। कोशिका सिद्धांत का अपवाद। कोशिका सिद्धांत जो स्लेडन और स्वान के द्वारा दिया गया था उसका ये वायरस पालन नहीं करता, क्योंकि कोशिका सिद्धांत के अंदर बताया गया था कि किसी भी जीव का निर्माण करने वाली सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है और इनके अंदर कोशिका ही नहीं होती, अर्थात इनकी तो संरचना कणीय रूप में पाई जाती है, छोटे से ग्रेन्यूल्स के रूप में होते हैं। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है ये। इन्हें वर्गीकरण करते समय एकैरियोट्स में रखा जाता है जिनके अंदर कोई कोशिकीय संगठन नहीं होता और 5 जगत प्रणाली के अनुसार देखा जाए तो 5 जगत प्रणाली के अनुसार इन्हें मोनेरा में सम्मिलित करते हैं। 5 जगत प्रणाली के अनुसार इन्हें मोनेरा के अंदर रखा गया है। कौन से ग्रुप में रखते हैं, मोनेरा जगत में इनको सम्मिलित किया गया है। मोनेरा में हमने बैक्टीरिया को भी मोनेरा के अंदर सम्मिलित किया, क्योंकि 5 जगत प्रणाली जो आर.एच. विटाकर के द्वारा दी गई थी और आर.एच. विटाकर के क्लासिफिकेशन के अंदर प्रोकैरियोट और एकैरियोट इनको मोनेरा में सम्मिलित किया गया था, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनको आगे प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया, फंजाई के अंदर रखा गया, प्लांटी के अंदर रखा गया, एनिमेलिया के अंदर रखा गया। तो इनको जो स्थान मिला था वो 5 जगत प्रणाली में कहाँ दिया गया है, मोनेरा में। बैक्टीरिया भी किस में आते हैं, मोनेरा में। माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटे जीव होते हैं जो जिन्हें प्रकृति के जोकर भी कहा जाता है, वो भी प्रोकैरियोट्स होने की वजह से मोनेरा के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया भी आता है, मोनेरा के अंदर वायरस भी आता है। तो इसके अंदर मोनेरा में कौन किस किस को सम्मिलित करेंगे भाई, तो मोनेरा जगत के अंदर आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, और नील हरित शैवाल को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम देंगे इसको, साइनोबैक्टीरिया। ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है माइकोप्लाज्मा। क्या आएगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं इन्हीं को बोला जाता है प्रकृति के जोकर, प्रकृति के जोकर भी इन्हीं को कहा जाता है। इसी के अंदर आता है वायरस
और इसी के अंदर आता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया भी इसके अंदर आता है, वायरस भी इसके अंदर आता है, माइकोप्लाज्मा भी इसके अंदर आता है, और साइनोबैक्टीरिया जिसे नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये भी इसी के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये 5 जगत प्रणाली के मोनेरा जगत के अंदर इन्हें सम्मिलित किया गया है। जो वायरस होते हैं, इन वायरस की आगे देखें तो जो वायरस हैं ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। इनकी जो संरचना होती है वो बहुत ही छोटे होते हैं, अत्यधिक छोटे होते हैं, कण के रूप में, ग्रेन्यूल्स के रूप में ये पाए जाते हैं। वायरस सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होते हैं, योजक कड़ी होता है। तो वायरस को क्या कहा जाता है? सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी के रूप में माना जाता है, क्योंकि जो वायरस है इसमें सजीव के जैसे भी लक्षण होते हैं और निर्जीव के जैसे लक्षण भी होते हैं, दोनों ही लक्षण उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसे दोनों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। क्योंकि जो वायरस है उसमें निर्जीव समान लक्षण हैं, निर्जीव समान लक्षण, कुछ लक्षण होते हैं जो सजीव के समान भी होते हैं, सजीव समान लक्षण होते हैं। अलग अलग अपन इनको देख लेते हैं कि निर्जीव समान इनमें क्या लक्षण हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो इन्हें निर्जीव होने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। तो इनके अंदर खुद का उपापचय तंत्र नहीं होता, स्वयं का उपापचय तंत्र नहीं होता है, उपापचय तंत्र नहीं होता है। तो इनका खुद का कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता, इनमें मेटाबॉलिक सिस्टम इनका खुद का नहीं होता। हम जानते हैं कि मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर एंजाइम होना जरूरी है, उनके अंदर बायोकेमिकल क्रियाएं होना जरूरी है, प्रोटीन संश्लेषण होना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें वायरस के अंदर नहीं होती। यही वजह है कि वायरस जब किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर आता है तो एनवायरनमेंट में निर्जीव रहता है। किसी भी होस्ट सेल के बाहर जब तक सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा तब तक वो बाहर है, जब तक वो निर्जीव रहेगा। लेकिन जब सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तब उसमें सजीव के जैसे लक्षण आ जाते हैं। वो उस होस्ट या पोषक कोशिका के उपापचय तंत्र का खुद यूज करता है और अपनी संख्या में ग्रोथ करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, गुणन करता है, इसीलिए इसे निर्जीव माना जाता है। इसमें ऑक्सीश्वसन नहीं होता, ऑक्सीश्वसन नहीं होता। एरोबिक रेस्पायरेशन नहीं होता, यानी इसके अंदर श्वसन तंत्र से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ उपस्थित नहीं होती। ये हमेशा ही अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। ये हमेशा ही कैसा मिलेगा? अंतः परजीवी, अविकल्पी है ये, अविकल्पी अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। नॉन फैकल्टेटिव, एंडोपैरासाइट होता है, यानी कि ये हमेशा ही परजीवी के रूप में रहेगा। इसके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, इसीलिए इसे परजीवी हमेशा होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ेगी। होस्ट सेल वो सेल होती है जिसके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन करता है या उसके उपापचय तंत्र का प्रयोग करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर यदि वायरस प्रवेश करेगा तो हम होस्ट सेल हैं और वो हमारे ही खुद के सिस्टम का यूज करके अपनी संख्या में ग्रोथ करता है और जहाँ पलता है, बढ़ता है, उसी जगह पर बीमारी फैलाता है। इसीलिए वायरस के लिए एक होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है। इसे आसानी से क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, इसे आसानी से क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, क्रिस्टलीकृत, क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है।
तो इसे आसानी से क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, और जिनका क्रिस्टलीकरण हो सकता है वो एक निर्जीव संरचना होती हैं। इनके अंदर एंजाइम का निर्माण नहीं होता, एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। तो इनके अंदर एंजाइम का निर्माण नहीं होता, कारण तो यह है क्योंकि डीएनए, आरएनए, राइबोसोम एक साथ नहीं होते हैं। इनके अंदर डीएनए, आरएनए और राइबोसोम एक साथ नहीं पाए जाते, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है, एंजाइम का निर्माण होता है, तो एंजाइम के निर्माण के लिए डीएनए होना चाहिए, आरएनए होना चाहिए, राइबोसोम, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के दौरान पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन के द्वारा बनता है, और जब तक डीएनए आरएनए दोनों एक साथ नहीं होंगे तब तक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता। तो क्यों लगाकर पूछ लिया जाए कि वायरस के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण एंजाइम का निर्माण क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो न्यूक्लिक एसिड कितना मिलेगा, केवल एक। तो एक न्यूक्लिक एसिड रखने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा वायरस होता है। वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड एक ही होता है, या तो डीएनए या आरएनए। यही वजह है कि इनके अंदर, वायरस के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता, वायरस में कोई खुद का स्वयं का कोशिकीय संगठन नहीं होता, इनमें कोशिकीय संगठन इनका नहीं होता है। तो इनमें कोशिकीय संगठन नहीं होता, कोशिकीय संगठन नहीं होता। तो कोशिकीय संगठन नहीं होता है, इनके अंदर एंजाइम का निर्माण नहीं होता, इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम एक साथ नहीं पाए जाते, इन्हें आसानी से क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, अविकल्पी अंतःपरजीवी होता है, और इसके अंदर ऑक्सीशोषण नहीं होता, स्वयं का उपापचय तंत्र नहीं होता। ये सारी चीज़ें जितनी भी अपन ने लिखी हैं, ये सब ये बताती हैं कि इसमें निर्जीव के समान लक्षण होते हैं। तो इसमें निर्जीव के समान लक्षण। अब देखते हैं कि इसमें सजीव के समान लक्षण क्या हैं। तो सजीव के समान कुछ लक्षण देखते हैं। पहला सजीव के समान लक्षण है कि इनमें जनन या गुणन, मल्टीप्लिकेशन होता है। इनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि ये अपनी संख्या में ग्रोथ करते हैं। जब भी किसी होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करेंगे तो होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करने के बाद इनमें रिप्रोडक्शन होता है, इनकी संख्या में वृद्धि हो सकती है। इनका दूसरा है कि इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इनमें डीएनए या आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल से पता चलता है कि इसके अंदर जीवन होता है। इनके अंदर, इनमें एंटीजेनिक गुण होते हैं। इनमें एंटीजेनिक गुण होते हैं, यानी ये एंटीजन की तरह कार्य करते हैं। यानी वायरस जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये फॉरेन पार्टिकल्स की तरह ग्रोथ करता है। इसके खिलाफ शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाने की क्षमता भी होती है। जैसे यूँ समझ लें कि आज के समय में कोरोना का वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो कोरोना के जो डोज लगाए जाते हैं उससे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाने की क्षमता होती है। कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर की नहीं होती, बाहर से अंदर प्रवेश करती है, उस एक्सटर्नल फैक्टर को बोलते हैं, बाह्य कारक को बोलते हैं एंटीजन। और एंटीजन की वजह से शरीर में बनने वाली जो प्रोटीन होती है उसे कहते हैं एंटीबॉडी। तो जैसे ही अपन कोरोना का वैक्सीन लगाते हैं तो उसकी वजह से
शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। तो ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है कि बाहर से जो शरीर में जाता है तो हमारे शरीर की जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने की क्षमता है। ऐसे ही रेबीज का वैक्सीन जिसे एंटी रेबीज सीरम कहते हैं, ARS एंटी रेबीज सीरम, ये रेबीज के खिलाफ लगाया जाता है। तो वो इसलिए कारगर है क्योंकि उसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है। ऐसे ही पोलियो का वैक्सीन लगाते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जैसे कि ओरल कैविटी यानी कि 2 बूंद जिंदगी, आपने सुना होगा दवा पिलाई जाती है तो 2 बूंद जिंदगी की, क्योंकि शरीर के अंदर वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो करती है। किसी भी प्रकार की विभिन्न तरीके की जो डिजीज वायरस की वजह से होते हैं उनकी वजह से निष्क्रिय इम्यूनिटी तैयार कर ली जाती है। तो इसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, ये एक्सटर्नल फैक्टर की तरह व्यवहार करता है और शरीर में जाकर हमारी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। नेक्स्ट होता है कि इनमें संक्रमण क्षमता होती है। जब एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होगी तो इनमें क्या होगा, संक्रमण, इनमें संक्रमण की क्षमता होती है, इन्फेक्शन की क्षमता होती है, इन्फेक्शन की क्षमता होती है। भाई ये जब जीव की तरह ना होते, केवल निर्जीव कण होते तो इनके अंदर इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि डिजीज, संक्रामक रोग या इन्फेक्शन डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं और ये शरीर के अंदर हमारे इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर बना देते हैं, इससे इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इनका गुणन केवल जीवित परपोषी कोशिका में ही संभव है। इनका मल्टीप्लिकेशन केवल जीवित परपोषी होस्ट सेल में ही संभव है। इनका मल्टीप्लिकेशन केवल जीवित कोशिका में होता है। इसको यूँ समझें जैसे कि पोलियो है, तो पोलियो जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तभी उसमें इन्फेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि पत्थर के अंदर प्रवेश करे तो पत्थर के अंदर भी पोलियो हो जाएगा, नहीं होगा। निर्जीव चीज़ के अंदर नहीं होता, ये केवल सजीव के शरीर में प्रवेश करेगा तो ही इन्फेक्शन कर सकता है। जैसे कोरोना का जो वायरस है वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो ही इन्फेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि निर्जीव सेल, टेबल कुर्सी हैं, उनके अंदर कोरोना अंदर चला गया और कोरोना ने टेबल कुर्सी के अंदर कोरोना रोग फैला दिया, ऐसा नहीं होता है। ये केवल सजीव के शरीर के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये सजीव के शरीर के अंदर ही एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये सजीव के शरीर के अंदर के उपापचय तंत्र का यूज करते हैं, क्योंकि अपन ने देखा कि जो सजीव होते हैं उनमें ही खुद का उपापचय तंत्र होता है। उन सजीव के उपापचय तंत्र का यूज करते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। इसलिए वायरस सजीव के शरीर से बाहर निष्क्रिय अर्थात निर्जीव रहता है, लेकिन जब सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो शरीर में प्रवेश करने के बाद ये उसके उपापचय तंत्र का यूज करता है और अपनी संख्या में मल्टीप्लिकेशन करता है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन केवल जीवित सेल के अंदर होता है, जीवित होस्ट सेल के अंदर होता है, निर्जीव चीज़ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी भी टेबल कुर्सी के अंदर, पत्थर के अंदर जाकर के उसने रोग फैला दिया। तो ऐसा ये जीवित होने का ये प्रूफ देता है कि ये वास्तव में ये सजीव है। तो सजीव के जैसे लक्षण भी होते हैं। तो कुछ लक्षण लिखे आपने सजीव के समान लक्षण और कुछ लिखे निर्जीव के समान लक्षण। तो निर्जीव के समान लक्षण सजीव। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा लक्षण है जो वायरस के निर्जीव होने का प्रमाण देता है, कौन सा लक्षण है जो उसे सजीव होने का प्रमाण देता है। तो इससे कन्फ्यूजन चलता रहता है कि कुछ लक्षण ऐसे हैं जो वायरस के जैसे हैं, कुछ लक्षण ऐसे हैं जो निर्जीव के जैसे हैं, कुछ से सजीव के जैसे हैं। इसीलिए इसे निर्जीव और सजीव दोनों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड कितना मिलेगा, केवल एक। इसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होता है, दोनों कभी भी एक साथ नहीं पाए जाते, दोनों कभी भी एक साथ नहीं होते। ये हमेशा ये अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो वायरस है
उस वायरस के चारों ओर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन का जो आवरण होता है, जो उसकी सुरक्षा करने का काम करता है, उसे बोलते हैं कैप्सिड। तो कैप्सिड क्या है? तो कैप्सिड प्रोटीन का आवरण होता है, और जो कैप्सिड है उससे का निर्माण करने वाली छोटी छोटी जो संरचनाएं होती हैं कैप्सिड के अंदर, कैप्सिड का निर्माण करने वाली जो छोटी संरचनाएं होती हैं, उन्हें करने वाली छोटी संरचनाओं को कैप्सोमियर कहा जाता है। कैप्सोमियर कहा जाता है। कैप्सोमियर, जैसे कोई वायरस मान लो, इसके अंदर छोटी छोटी सी संरचनाएं हैं ये, और इन्होंने ये मिलकर के बना लिया कैप्सिड। ये इसको तो बोलेंगे कैप्सिड। और इसमें जो सिंगल स्ट्रक्चर है, इस सिंगल स्ट्रक्चर का नाम क्या है? कैप्सोमियर। तो कैप्सिड क्या है? तो कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीन का आवरण होता है। कैप्सिड का निर्माण करने में छोटी छोटी स्ट्रक्चर भाग लेती है, उन्हें क्या कहते हैं? कैप्सिड के नाम से कैप्सोमियर के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये कभी कभी कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर एक विशेष प्रकार की लिपिड की प्रोटीन की परत भी हो सकती है। ऐसे वायरस जो होते हैं उन्हें बोलते हैं लाइपोवायरस। लाइपोवायरस का मतलब होता है कि ऐसे वायरस जिसके अंदर ये कैप्सिड तो होता ही होता है, प्रोटीन का आवरण तो होता ही होता है, एक लिपिड की परत भी पाई जाती है। किसकी परत होती है? लिपिड की परत भी पाई जाती है। ऐसे वायरस को बोलते हैं लाइपोवायरस। तो लाइपोवायरस वे वायरस होते हैं जिनमें कैप्सिड के बाहर की तरफ एक अतिरिक्त आवरण पाया जाता है, जैसे हर्पीज वायरस। एग्जाम्पल के लिए देखें तो हर्पीज वायरस। तो हर्पीज वायरस ऐसा वायरस है जिसके अंदर ये कैप्सिड तो होगा ही होगा, बाहर की साइड में एक एक्स्ट्रा लिपिड की परत भी होती है। उस ऐसे वायरस को लाइपोवायरस के नाम से जानते हैं। और लाइपोवायरस का ये जो खोल होता है, आवरण होता है, इस आवरण को बोलते हैं एनवेलप। क्या कहेंगे इसको? एनवेलप कहते हैं। तो वायरस का आवरण जो प्रोटीन का बना हुआ है कैप्सिड कहलाता है। कैप्सिड का निर्माण करने में छोटी छोटी इकाई भाग लेती हैं, उसे कैप्सोमियर कहते हैं। उस कैप्सिड के चारों ओर भी लिपिड की परत होती है, तो उस परत को एनवेलप कहते हैं। और ऐसे वायरस को लाइपोवायरस कहते हैं। और लाइपोवायरस का उदाहरण है हर्पीज वायरस। हर्पीज सिंप्लेक्स भी होता है, हर्पीज जोस्टर भी होता है, हर्पीज लेवेलिस भी होता है। तो हर्पीज की कई सारी स्पेसीज होती हैं जिनमें प्रोटीन के बाहर लिपिड का अतिरिक्त आवरण भी पाया जाता है। वायरस की जो संक्रामक अवस्था होती है उसे बोलते हैं विरियोन। वायरस की संक्रामक अवस्था, वायरस की संक्रामक अवस्था विरियोन कहलाती है। क्या कहेंगे इसको? विरियोन कहलाती है। विरियोन। तो वायरस की संक्रामक अवस्था को क्या कहते हैं? विरियोन कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि वायरस के अंदर जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज क्या कहलाती है, तब उसे बोलेंगे विरियोन के नाम से जाना जाता है। कुछ एक वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन का जो आवरण है ये आवरण नहीं पाया जाता। कुछ वायरस में कैप्सिड एब्सेंट होता है। कुछ वायरस में कैप्सिड एब्सेंट होता है। ऐसे वायरस वायरोइड कहलाते हैं। वायरोइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ऐसे वायरस? वायरोइड कहलाते हैं।
तो इन्हें बोलते हैं वायरॉइड। तो वायरॉइड क्या है? तो वायरॉइड का मतलब होता है कि ऐसे वायरस जिनके चारों ओर किसी भी प्रकार का प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता, और ये जो वायरस होते हैं ये केवल आरएनए के बने होते हैं। वायरॉइड केवल आरएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? केवल आरएनए के बने हुए होते हैं, जैसे कि पीएचटीबी। एग्जाम्पल है पीएचटीबी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। पोटैटो आलू के अंदर इस तरीके का जो ट्यूबल फॉर्मेशन करता है वो वायरस वायरॉइड का उदाहरण होता है। और वायरॉइड तब बोला जाता है जब उनके चारों ओर किसी भी प्रकार का बाहर का कोई आवरण नहीं पाया जाता प्रोटीन का। तो प्रोटीन आवरण रहित वायरस वायरॉइड कहलाते हैं। वायरॉइड केवल किसके बने होते हैं? आरएनए के बने हुए होते हैं। सिर्फ किससे बने होते हैं? आरएनए के बने होते हैं। प्रोटीन की आवरण को क्या बोलते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और इनकी संक्रामक अवस्था को क्या कहते हैं? विरियन के नाम से जाना जाता है। कुछ एक वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो प्रोटीन का आवरण है, ये प्रोटीन के आवरण के अलावा यदि लिपिड का आवरण भी उपस्थित होता है तब उनको बोलते हैं लाइपोवायरस। कौन से वायरस कहेंगे उनको? लाइपोवायरस के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो वायरस होते हैं उन वायरस में पादपों में इन्फेक्शन करने वाले ज़्यादातर वायरस, पादपों में संक्रमण इन्फेक्शन करने वाले वायरस अधिकांशतया आरएनए प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं? आरएनए प्रकार के होते हैं ज़्यादातर पादपों में। लेकिन कुछ एक अपवाद भी हैं। अपवाद है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। कॉलीफ्लावर के अंदर मोज़ेक जो रोग उत्पन्न करने वाला वायरस है वो डीएनए वायरस होता है। पोटैटो लीफ रोल वायरस। पोटैटो लीफ रोल वायरस, ये दोनों ही वायरस डीएनए वायरस होते हैं। दोनों ही वायरस कैसे हैं? डीएनए वायरस होते हैं। देखिए, आपने सुना कि पादपों के अंदर जो ज़्यादातर डिजीज होते हैं वो ज़्यादातर डिजीज आरएनए वायरस की वजह से होता है। लेकिन कुछ एक वायरस ऐसे भी हैं जिनकी वजह से पादपों के अंदर कोई डिजीज होता है और वो डिजीज डीएनए वायरस की वजह से होता है। जैसे कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस बोलते हैं, या पोटैटो लीफ रोल वायरस। ये पोटैटो लीफ रोल वायरस है, ये किसकी वजह से, कैसा वायरस का उदाहरण होता है? डीएनए। यानी इनकी जो संक्रामक अवस्था होती है वो संक्रामक अवस्था डीएनए होती है। ज़्यादातर के अंदर तो ये देखा जाता है कि वो आरएनए के द्वारा ही इनमें इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अधिकांश आरएनए वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। स्टैंडर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। अपवाद रियो वायरस। अपवाद है रियो वायरस। रियो वायरस
ये डबल स्टैंडर्ड वायरस का उदाहरण होता है। तो ज़्यादातर जो वायरस होते हैं वो कैसे रहते हैं, यदि आरएनए वायरस है तो आरएनए मोस्ट कॉमनली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन जो रियो वायरस है वो रियो वायरस डबल स्टैंडर्ड वायरस का उदाहरण होता है। कैसा होता है ये, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। कौन सा वायरस है ये, रियो वायरस। रियो वायरस, तो रियो वायरस डबल स्टैंडर्ड वायरस का उदाहरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो वायरस हैं उन वायरस की वजह से पादपों के अंदर कुछ डिजीज होते हैं, पादपों के अंदर डिजीज होते हैं। और मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि जब ये पादपों के अंदर रोग फैलाते हैं तो रोग फैलाते समय कीट का यूज करते हैं। पादपों में वायरस रोग फैलाने के लिए एम्फिड कीट का यूज करते हैं। एम्फिड कीट का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करेंगे, एम्फिड कीट का प्रयोग करते हैं। जबकि जंतुओं के अंदर जब ये रोग फैलाते हैं तो जंतुओं के अंदर रोग फैलाते समय ये मच्छर का यूज वेक्टर के रूप में करते हैं। किसका यूज करेंगे, मच्छर के अंदर। हम जानते हैं जैसे हमारे अंदर यदि डेंगू का मच्छर है, डेंगू का मच्छर इन्फेक्शन, डेंगू का मच्छर यदि खा जाएगा तो उसकी वजह से मादा एडिस एजिप्टी मच्छर का डंक मारेगा, उसके अंदर डेंगू का वायरस होता है और ये वायरस जनित रोगों का इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। मतलब मलेरिया प्रोटोजुआ की वजह से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाती है। जबकि डेंगू आर्बो या टैगा वायरस की वजह से होता है, जिसको मादा एडिस एजिप्टी मच्छर फैलाता है। वो वायरस जनित रोग है जिसे हड्डी तोड़ बुखार या हेमरेजिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो हड्डी तोड़ बुखार या हेमरेजिक फीवर किसको कहा जाता है, डेंगू को कहा जाता है। तो वायरस जो होते हैं जब पादपों में रोग फैलाते हैं तो वेक्टर के रूप में या वाहक के रूप में एम्फिड नाम के कीट का प्रयोग करते हैं। जबकि जंतुओं के अंदर रोग फैलाते हैं तो मोस्ट कॉमनली ये मच्छर का यूज करते हैं। कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं जो लाभदायक भी होते हैं। कुछ वायरस बैक्टीरिया को खाकर या इन्फेक्शन द्वारा नष्ट कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या कहा जाएगा उन्हें, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं या उन्हें फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा नष्ट कर देते हैं या उनमें इन्फेक्शन कर देते हैं जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इन्हें बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाते हैं गंगा जल में। कहाँ पाए जाते हैं ये, गंगा जल में। तो गंगा जल में बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। यही वजह होती है कि गंगा जल के अंदर बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं। तो गंगा जल के अंदर बैक्टीरिया की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है, क्यों उसमें गंगा जल के अंदर बैक्टीरिया नहीं पनपते, ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। इसीलिए गंगा जल हमेशा शुद्ध रहता है, बैक्टीरिया नहीं होते, वो वायरस होते हैं उसके अंदर जो उन बैक्टीरिया को खाकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। कुछ एक जो बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी में इन्फेक्शन करते हैं, इन्फेक्शन करने वाले जो वायरस होते हैं उन्हें बोलते हैं साइनोफेज। उन्हें क्या कहा जाता है, साइनोफेज कहते हैं, साइनोफेज कहते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी को खा करके नष्ट करते हैं। जो बीजीए होती हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे माइक्रोसिस्टिस है, उस माइक्रोसिस्टिस की वजह से वाटर ब्लूम हो जाता है, जल प्रस्फुटन की क्रिया होती है। जल प्रस्फुटन की क्रिया की वजह से पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और यदि पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो पानी में सड़ाहट होती है, बदबू आने लग जाती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इसीलिए उसमें यदि साइनोफेज वायरस है तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी को नष्ट कर देता है, खा जाता है। परिणाम स्वरूप उसके अंदर ये ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से वाटर ब्लूम या जल प्रस्फुटन नहीं हो पाता, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को खाकर उन्हें नष्ट कर देता है। ऐसे ही होते हैं कि कुछ एक कवक, कुछ वायरस ऐसे होते हैं,
कुछ वायरस कवक फंजाई को खाकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। उन्हें बोलते हैं कवक भोजी वायरस। कौन से वायरस कहेंगे उन्हें? कवक भोजी वायरस। यानी कवकों को खाते हैं तो कवक भोजी, बैक्टीरिया को खाते हैं तो जीवाणु भोजी, और ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं तो साइनोफेज। तो साइनोफेज का मतलब क्या होता है? जो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, जीवाणु भोजी जीवाणु को खा जाते हैं, और कवक भोजी ऐसे वायरस हैं जो फंजाई को खा जाते हैं। फंजाई जिसकी वजह से दाद है, खाज है, खुजली, गंजापन, इस तरीके के एथलीट डिजीज होते हैं। तो वो सारे के सारे कवक भोजी वायरस यदि हैं तो वो कवकों को खाकर उन्हें नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनमें आगे कोई रोग नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ वायरस ऐसे हैं जिनकी जो साइज होती है वो सब बहुत छोटी होती है। सबसे छोटा वायरस, सबसे छोटा वायरस, वायरस वैसे भी छोटा है, बैक्टीरिया से भी छोटा है, लेकिन सबसे छोटा वायरस होता है उसे बोलते हैं फेस स्पॉट वायरस। फेस स्पॉट वायरस, फेस स्पॉट वायरस सबसे छोटे वायरस का उदाहरण होता है, और ये जीवाणु भोजी वायरस है। यदि सबसे लंबा वायरस पूछा जाए तो सबसे लंबे वायरस का उदाहरण होता है सिट्रस ट्राइस्टेजा। सिट्रस ट्राइस्टेजा, सिट्रस ट्राइस्टेजा ये सबसे लंबे वायरस का उदाहरण है, सिट्रस ट्राइस्टेजा। सबसे बड़ा वायरस पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा वायरस का उदाहरण होता है एलपीटी वायरस। कौन सा वायरस है ये? एलपीटी वायरस। एलपीटी वायरस का मतलब होता है कि एल का मतलब है लिम्फोग्रेन्युलोमा, लिम्फोग्रेन्युलोमा। पी का मतलब है टोसिस डिजीज, और टी का मतलब है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा आँखों से संबंधित रोग करता है। टोसिस पक्षियों के अंदर जो कबूतर वगैरह होते हैं उनकी आँखों में डिजीज होता है। लिम्फोग्रेन्युलोमा इसकी वजह से जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। तो लिम्फोग्रेन्युलोमा, टोसिस और ट्रैकोमा ये सबसे बड़े वायरस का उदाहरण होता है। 3 डिजीज फैलाता है ये। लिम्फोग्रेन्युलोमा जिसके अंदर जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। टोसिस ये पक्षियों की आंखों के अंदर एक रोग फैलाता है। ट्रैकोमा ये हमारी आंखों के अंदर रोग फैलाने का काम करता है, जिसे ट्रैकोमा डिजीज के नाम से ही जानते हैं। कुछ एक वायरस अपन जब देखते हैं तो वायरस ज़्यादातर डीएनए या आरएनए होते हैं, या डीएनए होते हैं या आरएनए होते हैं। इनके अंदर दोनों न्यूक्लिक एसिड तो एक साथ पाए नहीं जाते। पादपों के अंदर जो रोग फैलाते हैं वो ज़्यादातर आरएनए वायरस होते हैं। जंतुओं के अंदर रोग फैलाते हैं ज़्यादातर डीएनए कैटेगरी के वायरस होते हैं। अभी अपन ने देखा कि ज़्यादातर जो आरएनए वायरस हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड हैं, लेकिन रियो वायरस डबल स्टैंडर्ड वायरस का उदाहरण भी होता है। कुछ पादपों के अंदर कुछ रोग होते हैं जो वायरस की वजह से होते हैं। तो पादपों में वायरस जनित रोग, पादपों में वायरस जनित रोग पहला है तंबाकू में मोजैक रोग, जो आपको अच्छे से याद रखना है। तंबाकू में मोजैक रोग, तंबाकू के अंदर मोजैक रोग हो गया। दूसरा है टमाटर की पत्तियों का ऐंठन रोग, टमाटर की पत्तियों में, टमाटर की पत्तियों में ऐंठन रोग। तो तंबाकू की पत्तियों के अंदर
टमाटर की पत्तियों के अंदर ऐंठन रोग हो जाता है। मूंगफली का गुच्छेदार रोग, मूंगफली का गुच्छेदार रोग, मूंगफली का गुच्छेदार रोग होता है, पंची टॉप डिजीज जिसे कहते हैं। पपीते का मोजेक रोग, पपीता का मोजेक रोग, पपीते के अंदर मोजेक रोग हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे डिजीज हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। चावल के अंदर बोनापन हो जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है तंबाकू के अंदर मोजेक रोग, चावल के अंदर बोनापन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के अंदर याद रखना है। बाकी के आपको याद रहे ना रहे चलेगा, लेकिन पादपों के अंदर वायरस जनित रोगों में तंबाकू में मोजेक रोग जरूर याद रखें, क्योंकि जो टीएमबी वायरस है वो सबसे पहले तंबाकू के अंदर ही खोजा गया था, जिसकी वजह से तंबाकू के अंदर मोजेक रोग होता था। मोजेक रोग का मतलब जो सीड्स भाग होता है वो एकदम तंबाकू का फैला हुआ ना होकर सिकुड़ जाता है, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट होती है। एक तरह से नोडुल्स जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, गांठ गठीला शीर्षस्थ भाग हो जाता है, ऊपर ग्रोथ नहीं कर पाता, जिससे तंबाकू के उत्पादन में क्या होती है, बहुत कमी होती है। तो ये कुछ डिजीज ऐसे लिखे जो पादपों के अंदर होता है। जंतुओं के अंदर जो रोग हैं इनको तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे ही सही। जंतुओं के अंदर जो रोग होते हैं वायरस की वजह से, जैसे मनुष्य के अंदर बात करें तो मनुष्य में स्वाइन फ्लू है, आई फ्लू है, बर्ड फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, या आज के समय में कोरोना चल रहा है, या एड्स है, हेपेटाइटिस है, छोटी माता है, बड़ी माता है, ये जुकाम है, ये सारे के सारे जितने भी रोग बोले हैं ये जंतुओं के अंदर होने वाले वायरस जनित रोग के उदाहरण होते हैं। इनसे संबंधित चर्चाएं तो हम रोग चैप्टर के अंदर ही करेंगे कि कौन से वायरस से कौन सा रोग होता है। जैसे एड्स, हम सब जानते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, लीवर प्रभावित होता है। जुकाम राइनो वायरस की वजह से हो जाता है। पोलियो है, पिकोरमा वायरस की वजह से होता है। पोलियो किससे होता है, पिकोरमा एंटीरो वायरस की वजह से होता है। या वेरिसेला वायरस छोटी माता बड़ी माता जिनकी वजह से होते हैं। या स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, आई फ्लू हो गया, यानी किसी भी तरीके का फ्लू हो सकता है। कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो ये सारे के सारे ऐसे डिजीज हैं जो मनुष्य के अंदर होने वाले वायरस की वजह से होते हैं। आप जानते हैं कि यदि किसी को कुत्ता खा जाए तो कुत्ता के काटने की वजह से रेबीज रोग हो जाता है, नर्वस सिस्टम खराब होता है। रेबीज कुत्ते के काटने की वजह से होने वाला रोग है। तो उन पर तो अपन चर्चाएं रोग चैप्टर के अंदर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर रोगों के संक्रामक, असंक्रामक और वंशागत रोगों पर डिटेल में चर्चाएं की जाती हैं। तो एक होते हैं वंशागत होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, दूसरे अर्जित होते हैं। अर्जित में दो कैटेगरी आ जाती हैं, एक संक्रामक, एक असंक्रामक। संक्रामक जो होते हैं वो प्रोटोजुआ जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित, वायरस जनित, अपन अलग अलग उनको डिटेल में वहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो आपको पादपों में वायरस जनित रोगों में तंबाकू है, टमाटर की पत्तियों में ऐंठन रोग है, मूंगफली का गुच्छेदार रोग है, पपीता का मोजेक रोग है, चावल के अंदर बोनापन है, या आलू के अंदर मोजेक रोग है, केले के अंदर मोजेक रोग। आप तो ये देख लेना कि ज़्यादातर जो मोजेक डिजीज होते हैं या लीफ रोल डिजीज होते हैं वो सारे के सारे वायरस की वजह से होते हैं। तो ये अपन ने वायरस से संबंधित चर्चाएं की। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी में किया, लैटिन भाषा का शब्द था, और
खोज इवनोवस्की ने की। टीएमबी वायरस सबसे पहले खोजा गया। स्टैनले मिलर ने टीएमबी वायरस का क्रिस्टलीकरण किया। ये वायरस यूकैरियोट्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हें माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, ऐसा स्टैनले मिलर ने बताया था। 5 जगत प्रणाली में इन्हें मोनेरा में रखा गया है। इनका वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसे दोनों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। फिर अपन ने देखा कि वायरस के चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है। ये जो खोल है, इस खोल को बोलते हैं कैप्सिड। इसमें छोटी छोटी यूनिट भाग लेती हैं, उन्हें कैप्सोमियर। यदि एक्स्ट्रा परत पाई जाती है जो लिपिड की बनी है तो ऐसी परत को एनवेलप कहते हैं, और इसके ऐसे वायरस को लाइपोवायरस कहते हैं, जैसे हर्पीज वायरस का उदाहरण है। वायरस की संक्रामक अवस्था वायरोड कहलाती है। यदि कैप्सिड एब्सेंट ब्रियोन कहलाती है। यदि कैप्सिड एब्सेंट होता है तब उन्हें वायरोड कहते हैं। वायरोड आरएनए के बने होते हैं, जैसे कि पीएसटीबी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। फिर अपन ने देखा पादपों में जब इन्फेक्शन करते हैं तो ज़्यादातर आरएनए वायरस हैं, लेकिन कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, पोटैटो लीफ रोल वायरस से डीएनए वायरस भी होते हैं, अपवाद हैं। अधिकांशतः आरएनए वायरस सिंगल होते हैं, लेकिन रियो वायरस डबल स्टैंडर्ड होता है। पादपों में वायरस रोग फैलाने के लिए एम्फिल कीट का यूज करते हैं, जबकि जंतुओं के अंदर मच्छर का उपयोग वाहक के रूप में करते हैं। कुछ एक वायरस ऐसे भी हैं जो किसी दूसरे वायरस को इन्फेक्शन के लिए मीडिया के रूप में काम में लेते हैं, उन्हें सैटेलाइट वायरस कहते हैं। सैटेलाइट वायरस वो होता है जो मीडिया के रूप में दूसरे वायरस का यूज़ करता है, वाहक के रूप में कोई दूसरे वायरस का यूज़ कर लेता है। और बीजीए के अंदर यदि इन्फेक्शन करते हैं तो उन्हें साइनोफेज कहते हैं, और बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करते हैं तब उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। कवकों को खा जाते हैं तो उन्हें कवक भोजी वायरस कहते हैं। सबसे छोटा वायरस आपने फेस स्पॉट वायरस, सबसे लंबा वायरस सिट्रस ट्राइस्टेजा वायरस, और सबसे बड़ा वायरस है लिम्फोग्रेनुलोमा, टोसिस और ट्रैकोमा। फिर आपने देखे कि पादपों के अंदर वायरस जनित रोग कौन से हैं, तो वायरस जनित रोग हैं तंबाकू में मोजेक रोग, तंबाकू के अंदर पूछे तो मोजेक रोग, केले के अंदर पूछे, आलू के अंदर पूछे तो मोजेक रोग, केला है, तंबाकू है, आलू है, सभी के अंदर मोजेक रोग होता है। ये इसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। पत्तियों में, टमाटर की पत्तियों में एठन टॉर्सन डिजीज होता है, ये बंची आउट डिजीज मूंगफली के अंदर होता है। पपीता में मोजेक रोग है। चावल का जो पादप है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता, लंबाई सामान्य से कम रह जाती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, रोग हैं जो वायरस की वजह से होते हैं। जंतु से के अंदर होने वाले जो वायरस जनित रोग हैं उनको हम रोग चैप्टर के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो ये अपने वायरस से संबंधित चर्चाएं की, यहाँ से आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स टू ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।